डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं श्रवण सैनी सहायक आचार्य एफएम राजकीय महाविद्यालय बहरोड बीकॉम पार्ट सेकंड के ईएफएम के द्वितीय प्रश्न पत्र एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो था उसमें हमने क्रियाशीलता अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। और क्रियाशीलता अनुपातों में हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे पढ़ते हैं बाकी के क्रियाशीलता अनुपात, जिनमें सबसे पहले है देनदार आवर्तन अनुपात, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स उधार बिक्री से उत्पन्न होते हैं। किसी को उधार माल बेच दिया जाता है और तो डेटर्स उत्पन्न होते हैं। और डेटर्स तब तक रहते हैं जब तक कि उनसे वसूली नहीं कर ली जाती है, और जब सारी अमाउंट वसूल कर ली जाती है तब डेटर्स शून्य हो जाते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वह किसी व्यवसाय में उधार विक्रय और डेटर्स जो पुस्तकों में मौजूद होते हैं, कितना बैलेंस डेटर्स का भी बच रहा है, उनके बीच आपसी संबंध को बताते हैं। और यह बताते हैं कि उधार विक्रय है वह औसत देनदारों से कितना गुना अधिक है, और यह कंपनी की वसूली नीति का विश्लेषण करते हैं। और यह अनुपात ये जानकारी देता है कि विक्रय का कितना भाग देनदारों के रूप में संग्रहित रह गया है। इसे ज्ञात करने के लिए उधार विक्रय की राशि में औसत देनदारों का भाग दिया जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है: डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज रिसीवेबल्स। यहाँ पर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स हो गया इसका मतलब। और क्रेडिट सेल्स क्या होती है? जो उधार बिक्री हमने की है वो क्रेडिट सेल होती है। परंतु यदि हमें पर्सन में टोटल सेल्स दे रखी हो और साथ में कैश सेल्स भी दे रखी हो तो हम क्रेडिट सेल ज्ञात कर सकते हैं। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स यानी नगद बिक्री घटा देते हैं उधार कुल विक्रय में से, तो उधार बिक्री या क्रेडिट सेल्स ज्ञात हो जाती है। और नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है? मान लो हमने जो क्रेडिट सेल करी है, जो उधार विक्रय की है, उसमें से कुछ जो माल है उधार की बिक्री का वह डेटर्स के द्वारा लौटा दिया जाता है, यानी सेल्स रिटर्न हो जाती है उनके द्वारा, तो उसको घटा देते हैं क्रेडिट सेल में से, तब नेट क्रेडिट सेल्स ज्ञात हो जाती है। और एवरेज रिसीवेबल क्या होते हैं? एवरेज का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स और साथ में बिल्स रिसीवेबल, यानी एवरेज रिसीवेबल का मतलब हो गया ओपनिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, और क्लोजिंग डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल में 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि ये 2 मद हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, इसलिए हम इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो एवरेज रिसीवेबल या औसत प्राप्य प्राप्त हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें पर्सन में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं दिए होते हैं, और सिर्फ क्लोजिंग डेटर्स ही दिए होते हैं, तो तब हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे ज्ञात करें? इसके लिए सूत्र है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे क्लोजिंग रिसीवेबल, यानी जो डेटर्स आपको क्लोजिंग दे रखे होते हैं उन्हीं का भाग दे देते हैं। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। देनदार आवर्त अनुपात ज्ञात करने के बाद हम
देनदार आवर्तन अनुपात की सहायता से ही औसत संग्रहण अवधि ज्ञात कर सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्योंकि देनदारों से कलेक्शन करना होता है और हम कलेक्शन कितने समय बाद कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं कलेक्शन करने में, उस अवधि को बताता है। साल में कुल 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग दे देते हैं, तो औसत संग्रहण अवधि ज्ञात हो जाती है। यदि क्वेश्चन में 360 दिन का ही वर्ष बता रखा है तो 360 दिन में हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग दे देते हैं। तो इसका सूत्र है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसीवेबल बटे क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर गुणा नंबर ऑफ मंथ्स और डेज इन ए ईयर। और इसका दूसरा सूत्र है एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर मंथ और डेज इन ए ईयर बटे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। हम जो नीचे वाला सूत्र उस पर ध्यान देंगे, मंथ और डेज इन ए ईयर बटे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो को यदि हम इसको खोल के लिखें तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है एवरेज क्रेडिट सेल फॉर द ईयर बटे एवरेज रिसीवेबल। यदि हम इसको आगे सॉल्यूशन करें भाग देने पे तो ये डेटर्स टर्नओवर एवरेज रिसीवेबल तो हाँ क्रेडिट सेल तो नीचे रह जाएगा और गुणा होकर एवरेज रिसीवेबल ऊपर चला जाएगा, तो वो ऊपर वाला पहले नंबर वाला सूत्र इससे बन जाएगा। और रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस यदि डेटर्स ने कोई बिल्स रिसीवेबल भी हमें दे दिया है तो वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और जब तक बिल्स रिसीवेबल कैश में नहीं बदल जाता तब तक बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का एक हिस्सा माना जाता है। अब हम बात करते हैं औसत संग्रहण अवधि और की इसकी से क्या मतलब है। औसत संग्रहणी अवधि है वो कंपनी की जो वसूली नीति है उसके बारे में बताता है। यदि औसत संग्रहण अवधि लंबे समय की होती है यानी बड़ी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी देनदारों से वसूली के लिए सतर्क नहीं है और समय पर वसूली नहीं कर रही है। उसके जो फंड्स हैं कंपनी के डेटर्स के रूप में बेकार पड़े रहते हैं कई समय तक। और यदि औसत संग्रहण अवधि कम समय की है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि कंपनी ने थोड़े समय पे ही वसूली पे ध्यान दिया है, तो उसके फंड्स बेकार में डेटर्स के रूप में नहीं पड़े रहते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित सूचना से देनदार आवर्तन अनुपात और औसत संग्रहण अवधि की गणना कीजिए। यहाँ पर दे रखा है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स 5 लाख की, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूडेड इन द अबव यानी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी एक कैश सेल्स है जो कि 5 लाख में शामिल है और वह है 1,80,000 की। फिर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी ये सेल्स रिटर्न है, ये 28,000 की है। फिर डेटर्स हैं 31 मार्च 2016 को 36,000 और डेटर्स हैं 31 मार्च 2017 को 24,000 यानी ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स हैं ये 36,000 और 24,000 के। और फिर बिल्स रिसीवेबल हैं 31 मार्च 2016 को 10,000 का। और इसके बाद में है बिल्स रिसीवेबल जो कि क्लोजिंग है 31 मार्च 2017 को, ये हैं 20,000 के। और फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है 1,200 रुपये के। तो अब हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का सूत्र है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज रिसीवेबल। अब यहाँ पे हम नेट क्रेडिट सेल्स ज्ञात करते हैं। तो सूत्र है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। इनका मतलब हो गया टोटल सेल, उसमें से घटाओ कैश सेल्स और उसमें से घटाओ सेल्स रिटर्न जो कि डेटर्स ने लौटा दिया है। तो 5 लाख हमारी कैश है और टोटल सेल है, उसमें 1,80,000 रुपये कैश सेल्स वो घटाई और 28,000 रुपये का सेल्स रिटर्न घटाया,
तो टोटल मिला के 2,92,000 हमारा नेट क्रेडिट सेल्स आ गया। और इसमें हम भाग देंगे एवरेज रिसीवेबल का, यानी एवरेज डेटर्स का। तो डेटर्स में बिल्स रिसीवेबल शामिल है, तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ लेंगे। ओपनिंग जो रिसीवेबल है वो है 36,000 प्लस 24,000 के, और क्लोजिंग रिसीवेबल हैं 10,000 प्लस 20,000 के। तो उनका टोटल हो गया 90,000। इसमें 2 का भाग देने पे 45,000 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 45,000 हमारे एवरेज रिसीवेबल से हैं। और अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो में जो हमने ज्ञात किया है नेट क्रेडिट सेल, वो 2,92,000 है। उसमें एवरेज रिसीवेबल 45,000 का भाग देते हैं, तो 2,92,000 बटे 45,000 बराबर 6.49 टाइम्स। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो एवरेज डेटर्स हैं उनसे हमारी जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो 6.49 गुना अधिक है। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ज्ञात करने का सूत्र है एवरेज रिसीवेबल बटे नेट क्रेडिट सेल्स गुणा 365 डेज, यानी एक साल में 365 दिन माने गए हैं। तो 365 दिन में हम जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है उसका भाग दे देते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग देते हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 6.49 टाइम। 365 में 6.49 टाइम का भाग देने पे 56.25 डेज आते हैं, और इसको हम 57 डेज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड 57 डेज है, यानी 57 दिन के औसत समय के बाद में वसूली की जाती है, जो कि काफ़ी लंबा समय है। इसके बाद है लेनदार आवर्तन अनुपात, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। जिस प्रकार डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करते हैं उसी प्रकार क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी ज्ञात करते हैं। जिस प्रकार डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल्स और एवरेज डेटर्स के बीच संबंध को बताता है, उसी प्रकार लेनदार आवर्तन अनुपात क्रेडिट परचेज और एवरेज क्रेडिटर्स के मध्य संबंध को बताता है। क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे द्वारा उधार परचेज करने से उत्पन्न होते हैं, तो और हमारे पास औसत रूप से हमारी पुस्तकों में क्रेडिटर्स कितने समय के लिए उत्पन्न रहते हैं। तो सूत्र है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज पेबल्स, और इसको हम लिख सकते हैं नेट परचेज और बटे क्लोजिंग पेबल्स। यानी जब एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होता है क्रेडिटर्स का, तब हम एवरेज पेबल्स निकाल सकते हैं। और यदि हमें ओनली क्लोजिंग पे क्रेडिटर्स दे रखे होते हैं, तब हम उसकी सहायता से क्लोजिंग पेबल्स निकाल सकते हैं। एवरेज पेबल्स का सूत्र है ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। क्योंकि ये ओपनिंग और क्लोजिंग 2 ही मध्य, इसलिए 2 का भाग देते हैं। अब जो पेबल्स है, पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को शामिल किया गया है। क्योंकि जब बिल्स पेबल को हम क्रेडिटर्स को हम जब बिल्स पेबल जारी कर देते हैं, तो हमारी पुस्तकों से क्रेडिटर्स की अमाउंट कम हो जाती है और वो अमाउंट बिल्स पेबल में बदल जाती है। जब तक कि क्रेडिटर्स अपना बिल्स पेबल बुना नहीं लेता, तब तक हमारे द्वारा जारी किए गए बिल्स पेबल क्रेडिटर या पेबल्स में ही जोड़ के रखे जाते हैं। तो ये अनुपात भी यदि ऊंचा आता है तो ये अच्छी कार्यकुशलता को बताता है, और नीचा अनुपात होता है वह नीची कार्यकुशलता को बताता है। और औसत भुगतान अवधि ज्ञात करते हैं इसके पश्चात, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमें भुगतान करना होता है और हम कितने समय के पश्चात क्रेडिटर्स को भुगतान कर रहे होते हैं,
ये बताने के लिए औसत भुगतान अवधि ज्ञात की जाती है। और ये औसत भुगतान अवधि ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने की ज़रूरत होती है। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के पश्चात हम एक साल में कितने महीने होते हैं या एक साल में कितने दिन होते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, महीने दे रखे होते तो महीने और साल के दिनों की संख्या दे रखी होती है, तो दिनों की संख्या में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का भाग देकर औसत भुगतान अवधि या औसत साख अवधि ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें सब स्पष्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें एक व्यापारी नकद और उधार दोनों प्रकार के माल का क्रय करता है। व्यापारी की टोटल परचेज है 6 लाख रुपए और कैश परचेज है 1,30,000 रुपये और परचेज रिटर्न है वो 51,000 रुपये का है। क्रेडिटर्स एट द एंड, यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो साल के अंत में 1 लाख रुपए के हैं और बिल्स पेएबल एट द एंड वो 60,000 रुपये के हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये 18,000 रुपये का है। हमें लेनदार आवर्त अनुपात और औसत भुगतान अवधि की गणना करनी है। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने का सूत्र है नेट क्रेडिट परचेज, यानी उन्होंने कितनी उधार शुद्ध उधार क्रय किया। तो शुद्ध उधार क्रय करने के लिए हमें टोटल जो परचेज है वो 6 लाख रुपए है, इसमें से कैश परचेज 1,30,000 रुपये घटा देंगे और 51,000 रुपये परचेज रिटर्न घटा देंगे, तो टोटल 4,19,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ परचेज रिटर्न है उसको ये माना गया है कि वो हमने उधार की राशि में से ही वापस लौटाई है और जिनसे नगद माल खरीदा उनको वापस हमने नहीं लौटाया है। तो ये 4,19,000 हो गया नेट क्रेडिट परचेज। और उसके बाद हमें पेबल्स का भाग देंगे। यदि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा होता है पेबल्स, तो उसकी सहायता से हम एवरेज पेबल्स ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें प्रश्न में सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वो एंड में दे रखे हैं, साल के एंड में, तो यही इसी से हम काम चलाएंगे। तो क्रेडिटर्स एंड में 1 लाख रुपए के और पेबल्स हैं 60,000 के, तो टोटल 1,60,000 रुपये हो गया। तो इसका हम इसमें भाग दे देते हैं, तो ये आ गया 2.62 टाइम्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 2.62 टाइम्स है, यानी ये बहुत नीचा है। इसका मतलब अच्छी कार्यकुशलता नहीं है कि हम समय पर, इसका मतलब हम समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं लेनदार को। और फिर हम निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड, यानी कितने दिनों के एवरेज से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें साल में 365 दिन माने हैं और 365 दिन में क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 2.62 का भाग देने पे 139.38 डेज प्राप्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 139 दिनों से लेनदारों को भुगतान कर रहे हैं, यानी हमारी जो लेनदारों को भुगतान करने की नीति है वह अच्छी नीति नहीं है। इतनी देरी से भुगतान करना संस्था के तो हित में हो सकता है, परंतु अगले लेनदार के हित में नहीं हो सकता। यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, तो इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी रिजर्व फॉर डिस्काउंट के अमाउंट को क्रेडिटर्स में से नहीं घटाया जाता है। और जो पेबल्स है, पेबल्स में क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स को जारी किया गया बिल्स पेबल वो सभी शामिल कर लिए जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में हमने क्रेडिटर्स के अमाउंट 1 लाख और उसमें बिल्स पेबल 60,000 रुपये जोड़ के 1,60,000 रुपये के अमाउंट यहाँ पर लिए है। आज के इस लिए बस इतना ही। थैंक यू।